नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल आदित्य क्लासेस लखीमपुर में। दोस्तों आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हुए। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको टू बी के बारे में बताया था, उसी का ये पार्ट है टू डू और टू हैव। दोस्तों ये एक बेसिक नॉलेज है जो हमें गेट करनी बहुत ही जरूरी। अगर हम इसमें जानकारी अगर हमको नहीं है तो हमें इंग्लिश समझ में नहीं आने वाली है दोस्तों। इसलिए हमें इस बेसिक नॉलेज को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। दोस्तों इसी पर मैंने आपको अच्छी तरह से डिस्कशन किया है, आपको बताया है कि कब हमें टू हैव, कब हमें टू डू वर्ब का यूज करना है, कैसे हमें सेंटेंसेस में पहचानना है कि ये हमारी टू डू वर्ब है या टू हैव वर्ब है और किस तरह से यूज हुई है। तो दोस्तों चलिए फटाफट देखते हैं हम लोग इस वीडियो को और समझते हैं कि टू डू और टू हैव वर्ब्स हमारी आखिर क्या है। गाइज आज हम लोग देखेंगे टू हैव और टू डू वर्ब का यूज कैसे पहचानेंगे, क्या है यूज, किन किन कंडीशंस में क्या क्या रोल अदा करती है हमारी टू हैव और टू वर्ब, इसी को देखेंगे हम लोग आज। दोस्तों जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि टू हैव या टू डू या टू बी वर्ब जो होती है हम ऐसे सेंटेंसेस में यूज करते हैं जिनमें होना वर्ब के अतिरिक्त कोई दूसरी वर्ब नहीं होती है। मतलब ये टू हैव या टू डू वर्ब या टू बी वर्ब मुख्य क्रिया के रूप में मतलब मेन वर्ब के रूप में काम करती है। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, कुछ सेंटेंसेस में मैं आपको समझाता हूं। पहला सेंटेंस हमारा है आई हैव अ बुक। इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो और उसके बाद अ बुक जो आया है वो ऑब्जेक्ट मतलब एक कॉम्प्लीमेंट है। दूसरे सेंटेंस में शी हैज अ काउ। हैज यहां क्या है, टू हैव वर्ब मतलब मेन वर्ब के रूप में यूज हुई है। तीसरे सेंटेंस में वी हैड अ कार, इसमें भी हैड हमारी जो है वो टू हैव वर्ब है जिसे हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं और अ कार हमारा कॉम्प्लीमेंट है। दोस्तों अब देखते हैं टू हैव वर्ब का यूज दूसरे तरह से क्या होता है। जब हम इसका यूज टेंसेस के अकॉर्डिंग करने लगते हैं, मतलब इन टू हैव वर्ब के साथ में अगर कोई मेन वर्ब भी आ जाती है तब क्या मामला होता है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं सेंटेंस में पहला सेंटेंस दिया है ही हैज डन हिज वर्क। इसमें आप देख रहे हैं दोस्तों हैज भी आया है और हमारा वर्ब डन भी आया हुआ है। तो यहां हम देख रहे हैं कि हमारी दूसरी मेन वर्ब दी हुई है। तो यहां हैज हमारा टू हैव वर्ब नहीं है दोस्तों, यहां हैज हमारी हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रही है और डन मेन वर्ब के रूप में काम कर रही है। दूसरे सेंटेंस में दोस्तों ही हैड टेकन फूड, इसमें आपने देखा हैड और टेकन दोनों आए हुए हैं। यहां भी हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रही है और टेकन वर्ब हमारी मेन वर्ब के रूप में काम कर रही है। थर्ड सेंटेंस में हम देखें क्या दिया है, दे हैड बीन वॉचिंग द फिल्म फॉर 2 hours। तो इसमें हम अगर देखें तो हैड बीन हमारी दी हुई है और वॉचिंग वर्ब दिया हुआ है। यहां हैड बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब है और वॉचिंग हमारी मेन वर्ब है। तो ये दोस्तों था यूज टू हैव वर्ब्स का जो दो कंडीशंस में यूज हुई, एक टू हैव के रूप में और एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अब दोस्तों हम देखते हैं टू डू वर्ब का। टू डू वर्ब किस तरह से यूज की जाएगी और ये किन रूपों में होगी। दोस्तों टू डू वर्ब भी हमारी टू हैव की ही तरह यूज होती है, मतलब ये मुख्य क्रिया के रूप में भी यूज होती है और एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज होती है। देखते हैं दोस्तों को सेंटेंसेस। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं पहला सेंटेंस हमारा आई डू माई वर्क। यहां डू हमारी जो है वो मेन वर्ब के रूप में काम कर रही है, मतलब एक ट्रांजिटिव वर्ब है हमारी। दोस्तों दूसरा सेंटेंस आप देख पा रहे हैं ही डज हिज वर्क।
इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो हमारी डज जो है वो मेन वर्ब के रूप में काम कर रही, मतलब एक टू डू वर्ब है। दूसरा सेंटेंस, तीसरे सेंटेंस में हम देखेंगे जैसे क्या, दे डिड देयर वर्क। यहां डिड जो है वो टू डू फॉर्म की वर्ब आई है। यहां डिड हमारी मेन वर्ब के रूप में काम कर रही है और इसके बाद जो दिया हुआ है देयर वर्क, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसे हम कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं। दोस्तों अब देखते हैं टू डू वर्ब की दूसरी फॉर्म क्या यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। दोस्तों पहला सेंटेंस आप देख पा रहे हैं, आई डू नॉट लाइक दिस बुक। इस सेंटेंस में हमारा डू भी आया है और लाइक वर्ड भी आया है। डू हमारी यहां हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रही है और लाइक वर्ड जो है वो मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। एक टेंस बन रहा है जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस कहते हैं। मतलब यहां होना वर्ब को छोड़कर दूसरी वर्ब भी आ गई है, इसलिए यहां डू जो है वो टू डू वर्ब नहीं है। दूसरा सेंटेंस, he did not write the letter। इस सेंटेंस में भी हमारी डिड वर्ब आई है और राइट वर्ब आई है। यहां इस सेंटेंस में डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज की गई है और राइट मेन वर्ब के रूप में यूज की गई है। दोस्तों तीसरे सेंटेंस में शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, इसमें डज आया हुआ है और सिंग वर्ड भी आया हुआ है। यहां इस सेंटेंस में डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में है और सिंग जो है वो मेन वर्ब के रूप में यूज की गई है। दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से हम टू हैव और टू डू वर्ब्स का यूज करते हैं डिफरेंट सेंटेंसेस के थ्रू। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया ट्रांजिटिव वर्ब। चलिए दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देते हैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स हमारी क्या होती हैं। दोस्तों याद रखिएगा इनट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, तो देखते हैं। पहले देखते हैं हम लोग इनट्रांजिटिव वर्ब। दोस्तों इनट्रांजिटिव वर्ब ऐसी क्रियाएं होती हैं जो अपने में ही पूर्ण अर्थ देती हैं, कंप्लीट मीन क्लियर कर देती हैं। ऐसी वर्ब को ही हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। मतलब ऐसी इनट्रांजिटिव वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों अगर हम इनट्रांजिटिव वर्ब को पहचाने तो पहचानेंगे कैसे? दोस्तों पहचानने के लिए आपको क्या और किसको प्रश्न करना पड़ेगा। क्वेश्चन करें किसको या क्या, तो आपको अगर जवाब नहीं मिलता है तो समझ जाइएगा कि वो वर्ब हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब है, और अगर जवाब मिलता है तो वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होगी। जैसे दोस्तों हम सेंटेंस में देखते हैं, आप देख पा रहे हैं पहला सेंटेंस, राम वीप्स। यहां वीप्स हमारी वर्ब जो है वो इनट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? देखते हैं। यहां हम प्रश्न करते हैं क्या या किसको, तो हमने पहला इसका मीन क्या है, राम वीप्स, इसका मतलब है राम रोता है। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे राम किसको रोता है, उत्तर नहीं मिल रहा है। राम क्या रोता है, इसका जवाब नहीं मिल रहा है। मतलब इसी वजह से हम कह सकते हैं कि वीप्स हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब है। दूसरे सेंटेंस में दोस्तों देखते हैं, द चाइल्ड स्लीप्स। यहां भी वही हम प्रोसीजर अपनाएंगे। हम क्या या किसको वर्ड का यूज करेंगे, क्वेश्चन करेंगे और पता कर लेंगे कि हमारी स्लीप वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव। तो हमने दोस्तों इसका मीन क्या निकला, द चाइल्ड स्लीप्स, मतलब बच्चा सोता है। तो अब हम प्रश्न करेंगे बच्चा क्या सोता है, कोई भी आंसर नहीं निकल रहा है। बच्चा किसको सोता है, कोई भी आंसर नहीं निकल रहा है। मतलब स्लीप्स वर्ड हमारा जो है वो इनट्रांजिटिव वर्ब है। अब दोस्तों देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब हमारे वे वर्ब होती हैं जिनको अपना मीन क्लियर करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। दोस्तों ऐसी वर्ब हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, और ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब को भी हम पता करने के लिए दोस्तों क्या और किसको वर्ड का ही यूज करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं सेंटेंस। पहला सेंटेंस है, सरला राइट्स अ लेटर। यहां राइट्स वर्ड आया है।
अब हम देखते हैं राइट्स वर्ड हमारा ट्रांसिटिव वर्ब है या इंट्रांसिटिव। तो हम इसका आंसर क्या निकला, जवाब क्या, इसकी हिंदी मीनिंग क्या है, सरला राइट्स अ लेटर, मतलब सरला एक पत्र लिखती है। तो हमें अगर प्रश्न करते हैं सरला क्या लिखती है, तो जवाब क्या मिला दोस्तों, पत्र, मतलब लेटर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है, मतलब राइट्स वर्ड हमारा जो है वो ट्रांसिटिव वर्ब है। चलिए दोस्तों दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ही कॉल्स मी, ही कॉल्स मी मतलब इसका क्या निकला, वह मुझे पुकारता है। अब यहां भी हम प्रश्न करेंगे क्या या किसको, तो देखते हैं क्या उत्तर मिलता है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, वह किसको पुकारता है, तो आंसर क्या मिला दोस्तों, मुझे, मतलब मी। तो यहां क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्ट है, मतलब कॉल्स वर्ब जो है वो हमारी ट्रांसिटिव वर्ब हो गई दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि ट्रांसिटिव वर्ब कितने रूपों में काम करती है, किस तरह से यूज की जाती है। दोस्तों आपको मैं बता रहा हूं, पहली चीज आप याद रखिएगा कि ट्रांसिटिव वर्ब जो हमारी है वो केवल एक ऑब्जेक्ट के रूप में भी के साथ भी काम करती है। जैसे सेंटेंस हमारा है शी किल्ड अ रैट, तो यहां अगर हम देखें तो अ रैट जो है वो केवल एक ऑब्जेक्ट है और वो भी सिंगल ऑब्जेक्ट है। दूसरा क्या है, ये दो ऑब्जेक्ट्स के साथ भी काम करती है। जैसे दोस्तों दे गेव मी अ पेन, तो यहां मी और अ पेन दोनों दिए हैं, दो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब एक ही सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो पहला हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोस्तों सजीव होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव होता है, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग में होते हैं। यहां हम इसको, जैसे सेंटेंस ये जो दिया हुआ है दे गेव मी अ पेन, तो यहां पेन जो है वो एक कॉम्प्लीमेंट भी है दोस्तों, मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट। तीसरे सेंटेंस को हम देखते हैं दोस्तों, शी डिजायर्स टू इनवाइट मी। इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो यहां क्या निकल रहा है, यहां हमारी जो ट्रांसिटिव वर्ब है एक अलग रूप में यूज हुई है, मतलब एक हम कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो कोई इन्फिनेटिव वर्ब हो, मतलब जब हमारी मेन वर्ब की ऑब्जेक्ट कोई इन्फिनेटिव वर्ब हो। तो यहां आप देख रहे हैं टू इनवाइट वर्ड दिया हुआ है डिजायर्स के बाद, तो यहां टू इनवाइट वर्ड जो है वो इन्फिनेटिव वर्ब की तरह यूज हो रहा है, इन्फिनेटिव वर्ब की तरह। तो यहां हमारी टू इनवाइट एक ऑब्जेक्ट के रूप में है। और अब हम देखते हैं 4 नंबर सेंटेंस, आई लाइक वॉचिंग आदित्य क्लासेस। यहां दोस्तों क्या है, यहां दोस्तों हमारी जो ट्रांसिटिव वर्ब है उसका जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा जीरंड है, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट ऑफ अ जीरंड भी हो सकता है, मतलब वॉचिंग वर्ड जो है वो जीरंड की तरह यूज हो रहा है दोस्तों। अगले सेंटेंस में देखते हैं क्या है, ही डज नॉट नो। तो यहां अगर हम देखें पूरा सेंटेंस अगर हम देखें तो क्या निकलता है, ही डज नॉट नो हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो इसमें अगर हम देखें तो हमें बहुत लंबा सा सेंटेंस नजर आ रहा है। यहां एक हमारा फ्रेज भी दिया हुआ है, हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, ये हमारा फ्रेज है दोस्तों, मतलब ट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई फ्रेज भी हो सकता है दोस्तों। तो इसलिए यहां हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन ये एक ऑब्जेक्ट के रूप में, ट्रांसिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, शी डज नॉट नो वेयर शी लिव्स। यहां दोस्तों अगर हम सेंटेंस को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि एक क्लॉज भी दी हुई है हमारी, मतलब वेयर शी लिव्स ये हमारी क्लॉज है दोस्तों। अब कहने का मतलब क्या निकला कि एक ट्रांसिटिव वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो कोई क्लॉज भी हो सकती है दोस्तों, मतलब ट्रांसिटिव वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एक क्लॉज के रूप में भी हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से आपने आज बहुत ही
जरूरी जानकारी आपको मैंने बताई है। इस जानकारी को आप अपने दिमाग में रखें, ध्यान में रखें। ये बेसिक नॉलेज है दोस्तों, और ये बेसिक नॉलेज अगर हमें इंग्लिश में एक अच्छी पकड़ बनानी है, अगर हमें इंग्लिश में और ज्यादा नॉलेज गेट करनी है, तो हमें ये बेसिक नॉलेज भी अपने माइंड में गेट करनी पड़ेगी दोस्तों। बिना इसके आप आने वाले लेक्चर्स को समझ भी नहीं पाएंगे। अगर किसी वर्ड का यूज किया गया तो आपको उस वर्ड का पता ही नहीं होगा और आप अच्छी तरह से उस टॉपिक को